हेलो एवरीवन, नेशनलिस्ट मूवमेंट टुवर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन 1939 टू 1947 स्पेक्ट्रम की बुक का चैप्टर नंबर 10 पार्ट 3 है हमारा। इससे पहले हमने ये कवर कर लिया है। सेकंड हमने अगस्त ऑफर भी देख लिया है। थर्ड हम बात आज करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा कि इंडियंस पर थोप रही थी, लेकिन आगे जाके क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है वो मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट लेके आती है, जिसके अंदर ये ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस की बात की जाती है और टू ऑर्गेनाइज एन एसोसिएशन कि वो बना सकें। एंड देन 1940s की एंड में जाके जो कांग्रेस होती है वो गांधी जी को कहती है कि आप जो है कमांड संभालिए इसकी और आप भी बताइए कि आगे क्या करना है। देन गांधी जी जो है वो लिमिटेड सत्याग्रह की बात करते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल को सामने लाने की बात की जाती है फ्रॉम ईच लोकेलिटी, एंड ये स्टार्ट हो जाता है। तो हमने अभी बात की फर्स्ट की जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलके एक ऑर्डिनेंस लेके आती है, ठीक है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, उसके बाद प्रेस की बात की जाती है, प्लस एसोसिएशन वो फॉर्म कर सके उसका राइट ये मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद 1940s के एंड में गांधी जी को बोला जाता है कि आप इसका मतलब कमांड संभालिए, एंड वो फिर लिमिटेड सत्याग्रह का आइडिया सामने रखते हैं, जिसके अंदर ये बात करते हैं कि ईच लोकेलिटी से जो है इंडिविजुअल्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, सिलेक्ट करते हैं। देन ये जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह सामने आता है। आगे हम बात करते हैं कि इसका एम क्या था, इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम क्या था। तो पहली बात 3 पॉइंट्स के ऊपर ये बात करेंगे। तो पहली बात ये कहते थे कि जो इंडियंस जो है वो पेशेंट है, मतलब पेशेंस से बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक हैं, पहली बात आप उनको वीक मत समझिए। दूसरी बात कि पीपल्स को जो है वो पीपल्स की जो फीलिंग है कि वो वॉर में पार्ट नहीं लेंगे, तो ये उनको एक तरह से वो एक्सप्रेस करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनकी आवाज़ को दबा दें, ठीक है। और ये चाहते नहीं थे कि इंडियंस की वो वॉर में पार्ट लें। तीसरी बात आती है कि जो गवर्नमेंट है उसको कांग्रेस की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफ़िल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ये कांग्रेस की डिमांड क्या रहती है, जो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को उसको फुलफ़िल करना चाहिए। तो डिमांड ऑफ सत्याग्रह इसमें क्या थी, सत्याग्रही की डिमांड क्या थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे जाके फिर ये दिल्ली चलो मूवमेंट भी इसी का जो है मोमेंटो बन जाता है। तो ये भी बात याद रखेंगे, दिल्ली चलो मूवमेंट किसको बोला जाता है और कहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंडर ये आता है। तो उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि पहला जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह का लीडर कौन सा था। तो विनोबा भावे को गांधी जी ने जो है वो सिलेक्ट किया था, ये फर्स्ट थे, याद रखिएगा। और जो सेकंड थे वो नेहरू थे, ठीक है। और इसके अंदर जो है 25,000 पीपल जो है वो कन्विक्टेड हुए थे फॉर द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ से आपको पता चला ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी जो हैं एंड नेहरू वो जो है अपने ऑब्जेक्शंस एंड पास रेजोल्यूशन ऑफरिंग टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट अगर उनकी कुछ डिमांडें मानी जाए। तो इनकी डिमांड क्या थी, वही मैंने अभी बताया कि कांग्रेस की कुछ डिमांड्स थी जिसको फुलफ़िल करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो उनकी डिमांड क्या थी, पहली बात कि फुल इंडिपेंडेंस देनी है आपको वॉर ख़त्म होने के बाद। सेकंड बात कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दे, ये पावर ट्रांसफ़र जो है वो कर दें इमीडिएटली आफ्टर द वॉर इज़ एंडेड। और उसके बाद यही टाइम था जब गांधी जी ने बोला था कि जो नेहरू है वो मेरा जो है वो सक्सेसर होगा नेक्स्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल सत्याग्रह आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देखना है तो ये देख लीजिए। 3 पॉइंट इसके मेन एम ये थे कि वीक मत समझे लोगों को अगर वो पेशेंस से बैठे हुए हैं। दूसरी बात कि पीपल्स की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए अगर वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। जो गवर्नमेंट है उसको कांग्रेस की डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी डिमांड थी और इसी को ही दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोला गया, ठीक है। और आगे जाके जो है नेहरू
को जो है वो सक्सेसर मानते थे, यही टाइम था जब गांधी जी ने नेहरू को सक्सेसर बोला। एंड इन्होंने बोला कि फुल इंडिपेंडेंस देनी है वॉर जब ख़त्म हो जाए, और दूसरी बात कि पावर जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका क्रिप्स आएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या था कि 1942 में जो है आपका मिशन ये हेड किया जाता है बाय द स्टैफोर्ड क्रिप्स। पहली बात 1942 में ये जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल कि इंडिया को, अगर इंडिया जो है वो वॉर में सपोर्ट करेगा तो वो इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने के लिए अधिकार दे देगी। एंड आपको ये याद रखना है कि जो ये क्रिप्स था ये क्या क्या था, तो क्वेश्चन ये बन के आ सकता है। तो ये पहली बात कि लेफ्ट विंग लेबरिस्ट था, दूसरी बात लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश वॉर कैबिनेट, तो इसका जो है वो मेंबर था जो कि एक्टिवली पार्ट कर रहा था कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो चल रहा था, तो उसका ये मेंबर था। तो अब क्रिप्स मिशन को जो है वो भारत क्यों भेजा गया इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके पीछे जो कारण थे, वाई क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया, तो इसके पॉइंट्स है। पहली बात कि जो जापान था वो इन्वेड करना चाहता था इंडिया को, तो वो इन्वेड ना कर सके इसलिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो एलाइज थे जो ब्रिटेन के जैसे यूएसए, चाइना, वो फोर्स कर रहा था इनको कि इंडिया को जो है, इंडिया के लोगों को जो है वो पार्टिसिपेट करवाओ वॉर के अंदर। तीसरा था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो एग्री हो गए थे सपोर्ट करने के लिए एलाइड को, इफ़ सब्सटेंशियल पावर जो है वो ट्रांसफ़र की जाए इमीडिएटली। ये अभी हमने लास्ट जो पढ़ा है इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसमें भी देखा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे ना, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और साथ ही साथ में पावर को जो है इमीडिएटली ट्रांसफ़र करने की भी बात की गई थी। तो ये थे इसके कि क्यों इसको भेजा गया क्रिप्स मिशन को इंडिया के अंदर, तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी भेजा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में ही है। अब मेन प्रपोजल क्या क्या चलते हैं। पहली बात डोमिनियन स्टेटस देने की बात की जाती है इसके अंदर, ठीक है। टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन द यूएन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज़। दूसरी बात कि ये इंडिया को बोला आप फ्री हो कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन यूएन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज़। ये प्रपोजल अब वो देते हैं कि आप हमारा वॉर में साथ दो और आपको ये चीज़ें हम देंगे, ठीक है। और तीसरी बात कि आपको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का हम मौका देंगे, और मेंबर्स जो हैं वो पार्शियली इलेक्टेड किए जाएंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और बाकी जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रिंसेस। तो इसमें इन्होंने ये भी बोल दिया कि मेंबर्स जो हैं वो दोनों जगह से आएंगे, अब पार्शियली फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज एंड पार्शली जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रिंसेस। पहले क्या होता था, ये खुद ही सिलेक्ट करते थे और इंडियंस को मौका नहीं देते थे, तो अब इन्होंने ये भी ले आए। पांचवा आपके पास आ जाएगा कि इन्होंने बोला कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर जो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है ठीक है, नहीं तो जो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी ला सकता है एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। तो यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात सामने आ जाती है इस टाइम पे। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अगर
एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो वो दूसरा बना सकता है, एंड सेपरेट यूनियन भी वो फिर फॉर्म कर सकता है। और साथ ही साथ में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी वो भी बनाई जाएगी, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट द ट्रीटी टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड टू सेफगार्ड द रेशियल एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, मतलब इनका भी पूरी अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। उसके बीच में क्या होता है, इन द मीन वाइल डिफेंस ऑफ इंडिया जो है वो रिमेन ब्रिटिश हैंड के अंडर ही रहेगा, एंड द गवर्नर पावर जो है वो उसको कुछ नहीं छेड़ना। ये कह रहे थे कि गवर्नर जनरल की जो पावर है वो उनके पास ही रहेंगी, लेकिन मतलब उनके पास रहेंगी, मतलब उन दे दी जाएंगी, लेकिन जो डिफेंस था वो ब्रिटिश के पास ही रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 पॉइंट्स जो थे ये मेन प्रपोजल जो है वो लेके आए थे। दोबारा से देख लेते हैं कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, फ्री टू पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा इन द यूएन एंड द इंटरनेशनल बॉडीज़, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के को फ्रेम करने के लिए भी इनको मौका दिया जाएगा। मेंबर्स जो हैं वो पार्शली प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे और पार्शली नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस, जो कि पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स ही खुद ही सिलेक्ट कर लिया करते थे। 5वां सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, सेपरेट यूनियन बनाने की बात की गई। अगर किसी को एक कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा उसको बना सकता है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। 6th जो है गवर्नर जनरल की पावर्स जो है वो तो रिमेन इंटैक्ट रहेंगी, लेकिन डिफेंस जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथों में ही रहेगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट एंड द इम्प्लीकेशंस। इसके अंदर कुछ नहीं है खास, वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं डिपार्चर्स फ्रॉम पास्ट एंड इम्प्लीकेशंस। तो इसमें थोड़ा सा ही है कि इन्होंने क्या क्या प्रपोजल्स जो थे वो ऑफ़र किए थे इन द पास, और उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सोली इन द इंडियन हैंड्स रहेगा। अब से कंक्रीट जो प्लान है वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेगा प्रोविंसेस के अंदर कि वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। एंड फ्री इंडिया जो था कुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। इंडियन वर ऑल्सो अलाउड अ लार्ज शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंटरिम पीरियड। ठीक है, तो जो हमने पहले बात की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडियंस के हाथ में रहेगा, इन इंडियंस हैंड। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनाई जाएगी उसका एक प्लान तैयार करेंगे। तीसरा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस के अंदर लाया जा सकेगा, इन प्रोविंसेस। उसका जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, किसके लिए, इंडियाज़ पार्टीशन के लिए। फिर जो फ्री इंडिया है वो विड्रॉ कर लेगा कॉमनवेल्थ से, मतलब ये ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं मिल के रहेगा। कॉमनवेल्थ से जो है इंडिया फ्री हो जाएगा। इंडियंस जो है वो अलाउड किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल्स होते हैं उनके अंदर। एक 5वां हो गया कि इंडियंस को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्ट दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड। अभी हमने सारा पढ़ा, अब हम बात करते हैं कि वाई इट फेल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्स मिशन जो प्रपोजल लेके आया था वो फेल इसलिए हो गया था क्योंकि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि ये जो प्रोपेगेंडा है तुम्हारा ये फॉर यूएस एंड चाइनीज़ कंजप्शन के लिए है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन को भेजा क्यों जाता है, क्योंकि जो इसके एलाइज होते हैं जैसे यूएसएसआर हो गया और चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये इसके ऊपर मतलब ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रहे थे। तो ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि इंडियंस को समझ आ गई थी कि ये खुद से नहीं कर रहे, ये जो इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है उसके लिए ये हम पे ये चीज़ें थोप रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो तुम बात कर रहे हो ना डोमिनियन स्टेटस की, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करो, वो जो डोमिनियन स्टेटस था ना वो हमारा बहुत पहले की डिमांड थी। उसके बाद बात करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट बाय द नॉमिनीज एंड नॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए जो इन्होंने बात की थी ना कि जो रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी आपको वो स्टेट के द्वारा दी जाएगी बाय नॉमिनीज, जो नॉमिनी सिलेक्ट होगा, नोट बाय इलेक्टेड। मतलब इलेक्टेड से उनको डर लगता था कि इलेक्ट से शायद हमारी सरकार जीत ना सके, तो ये हमेशा नॉमिनी की बात करते थे कि नॉमिनेशन से होगा। ठीक है, और तीसरी बात आ जाती है राइट टू प्रोविंसेस टू सक्सीड एंड
एज इट वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल यूनिटी। तो जब सेशन की बात आ जाती है ना, तो इसमें जो है वो यूनिटी कभी नहीं झलकती, इसीलिए इनको ये डर था कि अगर सेशन की बात आ जाती है तो नेशनल यूनिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जो है क्रिप्स मिशन वो फेल हो गया। एब्सेंस ऑफ एनी प्लान जो था फॉर इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड एब्सेंस ऑफ द रियल शेयर इन द डिफेंस, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डिफेंस में जो है डिफेंस जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा। ये 4th पॉइंट था। 5वां ये था कि डिफेंस की बात की थी उन्होंने कि जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी। इंडियंस को ये पसंद नहीं आया कि डिफेंस जो है वो उनके हाथ में रहेगी। 6th हमने बात की, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात इन्होंने की थी वो ये लग नहीं रहा था कि ये हमें देंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला था ना कि गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी रहेगी वैसे की वैसी, तो वो भी इनको पसंद नहीं आई। और उसके बाद डिमांड फॉर द गवर्नर जनरल बीइंग ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन हेड हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। उन्होंने बोला था कि गवर्नर जनरल जो है वही हेड रहेगा, लेकिन भारतीयों को ये गवारा नहीं समझा, ये उनको पसंद नहीं आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो जाता है। दोबारा से देख लेते हैं कि इंडियंस को समझ आ गई कि ये जो यूएसएसआर, यूएसए, चाइना ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भारतीयों का सपोर्ट लेना चाहिए। तो और दूसरी बात की जो डोमिनियन स्टेटस की बात दी गई, ये कहने लग गए कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए इस टाइम पे। रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई स्टेट्स में बाय द नॉमिनेशन, जबकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई। फिर 4th पॉइंट हमारे पास आता है सेसेशन की बात की गई, जो कि यूनिटी को कमज़ोर बनाती है। 5वां पॉइंट के डिफेंस जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, इंडियंस को ये पसंद नहीं आया। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात जो डिमांड थी कांग्रेस की वो भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी जो थी जो रिटेन रहेगी, ये भी उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कहते थे कि गवर्नर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेगा, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब नेहरू एंड मौलाना आज़ाद जो थे उनके बीच में ऑफिशियल नेगोशिएशंस होती हैं फॉर द कांग्रेस, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो उसमें क्या था कि जो मुस्लिम लीग्स थी वो क्रिटिसाइज़ करती है आइडिया ऑफ द सिंगल इंडियन यूनियन, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं नेहरू प्लस मौलाना आज़ाद की जो नेगोशिएशन रहती हैं, उसके बाद जो मुस्लिम लीग है वो क्रिटिसाइज़ करती है 3 पॉइंट्स के ऊपर। क्रिटिसाइज आइडिया ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन, और ये कहती है कि हमें ये जो है ना क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वाली हमें पसंद नहीं आई आपकी बात। एंड प्रोसीजर टू डिसाइड एंड सेशन ऑफ द प्रोविंसेस टू द यूनियन। तो इन्होंने कह दिया दे डिड नॉट लाइक द मशीनरी फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड तीसरी बात इन्होंने कही कि ये जो प्रपोजल है ना वो डिनाई कर देते थे टू द मुस्लिम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो बन जाए, लेकिन इन्होंने ऐसी कुछ डिमांड नहीं रखी, इसलिए इन्होंने भी मना कर दिया। अदर ग्रुप्स जो थे वो ये चाहते थे कि जो राइट टू सेसीड है तो ये उनको भी ये पसंद नहीं आता। एंड लिबरल कंसीडर द सेसेशन प्रपोजल टू बी अगेंस्ट द यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको रट लीजिए कि जो सेसेशन की ये बात कर रहे थे बार बार, वो अगेंस्ट थी टू द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एंड जो हिंदू महासभा थी उन्होंने भी इस चीज़ को, मतलब राइट टू सेसेशन को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो महासभा थी या फिर पार्टी थी जिसने राइट टू सेसेशन को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये इन्होंने भी किया था। उसके बाद डिप्रेस क्लासेस थी जो थॉट दैट द पार्टीशन वुड लीव दैम द मर्सी ऑफ द कास्ट हिंदूज। वो जो डिप्रेस्ड कास्ट थी वो ये सोचते थे अगर अलग हो गए तो हमें जो है हिंदूज जो है वो दबाएंगे। और जो सिख्स थे, ठीक है, वो भी, इनको भी यही लग रहा था कि अगर पार्टीशन हो गया तो हमारा जो पंजाब है वो दूसरी साइड चला जाएगा और हमें जो है मतलब पार्टीशन के बाद काफ़ी वो झेलना पड़ सकता है, मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी उनकी, ठीक है। तो उसके बाद ये बात करते हैं कि जो इनकैपेसिटी थी ना क्रिप्स की टू गो बियॉन्ड द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन एंड एडोप्शन ऑफ द रिजिड टेक इट और लीव इट। वो ये कहते थे क्रिप्स मिशन वाले कि या तो इसको एक्सेप्ट कर लो या इसको छोड़ दो। और ये एटीट्यूड जो था वो एक डेड लोग की तरह बन गया था।
ठीक है। उसके बाद क्रिप्स जो है वो पहले तो बात कर रहा था कैबिनेट एंड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की, लेकिन बाद में जाके उसने जो है एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी बात की। तो पहले वो कैबिनेट और नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, लेकिन फर्दर वो जाके उसकी एक्सपेंशन की बात करता है। किसकी? कैबिनेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, ठीक है। पहले वो नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, अब वो एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ असेशन वाज नॉट वेल डिफाइंड। जो सेशन की बात की जाती है, सक्सेशन नहीं असेशन, ठीक है। अब मैं असेशन बोल रही हूँ। जो असेशन की बात की जाती है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता, और जो डिसीजन होता है सक्सेशन का, ठीक है, उसके अंदर बाय द रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेटिव बाय द 60% मेजोरिटी की बात की जाती है। और ये बोला जाता है अगर 60% ऑफ मेंबर से कम सपोर्ट मिला तो डिसीजन वॉज टेकन बाय द प्लेबिसाइट ऑफ द एडल्ट मेल्स ऑफ द प्रोविंस बाय द सिंपल मेजोरिटी। कि अगर 60% से कम मेंबर्स हुए ना, उसके लिए ये फिर प्लेबिसाइट रखेंगे, ठीक है। प्लेबिसाइट रखेंगे कैसे? सिंपल मेजोरिटी से एडल्ट मेल जो है वो प्लेबिसाइट में पार्ट ले सकता है। द स्कीम वो जो थी वो वेज अगेंस्ट द हिंदूज इन द पंजाब एंड बंगाल एंड इफ़ दे वांट इज असेसन टू द इंडियन यूनियन। उसके बाद ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और इंटरप्रेट करना है। द ट्रीटी अफेक्टिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर। मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ द पावर जो थी उसके बारे में बिल्कुल भी नोन नहीं था कि ये कैसे करेंगे, इसीलिए जो है ये भारतीय पार्ट नहीं लेना चाहते थे वॉर के अंदर। इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। चर्चिल जो थे, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ क्रिप्स मिशन के टाइम पे कौन कौन से जो है वो रहे हैं। तो चर्चिल जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। आर्मी जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। लिंगलिथगो जो थे वाइसरॉय थे, ये आप याद रखिएगा प्लीज़। और वॉर्ड जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, उस टाइम पे जिन्होंने इसके अंदर जो है बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। उसके बाद जो है बात करने की कोशिश की जाती है ऑन द क्वेश्चन ऑफ द वाइसरॉयज वीटो एंड गांधी जो है वो क्रिप्स मिशन को जो है अ पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोस्ट डेटेड चेक किसे बोला गया और किसके द्वारा बोला गया। तो गांधी बोलते हैं क्रिप्स मिशन को ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू भी बोलते हैं, वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्या बोलते हैं। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑटोक्रेटिक पावर्स वुड रिमेन एंड फ्यू ऑफ अस विल बिकम द वॉइसरॉय, लीवर्ड कैंप फॉलोअर्स एंड लुक आफ्टर कैंटीन्स एंड द लाइक, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गांधी वाला जो है ये लाइन आप ज़रूर याद रखिए, ये 100% वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैफोर्ड क्रिप्स होता है वो वापस चला जाता है फ्रस्ट्रेट होके इंडियन पीपल्स से, ठीक है, वापस चला जाता है ब्रिटेन, हु दो स्टिल सिंपथाइजिंग विद द विक्टिम्स ऑफ द फैसिस्ट aggression felt that existing situation in country had become the intolerable and that the time come for the final assault on the imperialism। अब जो ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स था इसे समझ आने लग गया कि अब ये जो भारतीय हैं अपनी इंडिपेंडेंस को पाकर ही रहेंगे और जो इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका असोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्रिप्स मिशन पूरा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विट इंडिया मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।